अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। दोस्तों, वाकई भारतीय मीडिया के लिए इस तरह की हेडलाइंस लिखना कितना आसान है। हमास के सर्वनाश की इजराइल ने खाई सौगंध। कभी कभी सोचती हूँ कि इजराइल भारतीय मीडिया का जीजा है। तभी तो भारतीय मीडिया दो देशों की लड़ाई में एक देश को सही ठहरा रहा है। खैर, इस युद्ध में अपडेट बताने से पहले आप लोगों को दो खबरें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इजराइल की सौगंध जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला भारतीय मीडिया आपको कभी भी इस तरह की खबरें नहीं दिखाएगा। समंदर किनारे बैठी इन औरतों को देखिए। ये औरतें फिलिस्तीन की हैं। जानते हैं कि इन औरतों को लेकर खबर क्या है। ये औरतें आजकल पीरियड्स को डिले करने वाली पिल्स यानी दवाई ले रही हैं। और जानते हैं ये पिल्स क्यों ले रही हैं? क्योंकि इनके पास ना तो पीने का पानी है और ना ही इस्तेमाल करने का पानी है। सोचिए इन औरतों पर क्या गुजर रही होगी और ये किन हालातों में जी रही होंगी। खैर, अब आप इस खबर को भी देखिए। ये भी गाजा के एक अस्पताल से आई है, जहां डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि गाजा के अस्पतालों में प्रेग्नेंट औरतें और उनके नवजात बच्चों के लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। गाजा में मिसकैरेज के केस 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि अस्पतालों में लगातार घायल हालत में प्रेग्नेंट औरतें आती हैं और जब वो अस्पताल पहुंचती हैं तो अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मिसकैरेज के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन हालातों के बाद भी अमेरिका और अपना भारतीय मीडिया आपको ये बताएगा कि इजराइल ने हमास का खात्मा करने की सौगंध खाई है और इजराइल की सेनाएं हमास का नामो निशान मिटाने के लिए गाजा में दाखिल हो चुकी हैं। और छोड़िए इस अखबार की कटिंग को, देखिए और ध्यान से पढ़िए इसमें क्या लिखा है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको बताती हूँ। यूनाइटेड नेशन ये साफ साफ कह रहा है कि गाजा हजारों बच्चों की कब्रगाह बन चुका है और वहां अब तक करीब 4000 बच्चे मारे जा चुके हैं। और ना तो ये खबरें भारतीय मीडिया को दिखेंगी और ना ही अमेरिका को इस पर यकीन करेगा। हाँ, भारतीय मीडिया आज आपको ये ज़रूर बताएगा कि अब गाजा का साथ देने के लिए यमन से लड़ाके हथियारों के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे। वो आपको ये भी दिखा रहा होगा कि यमन का कोई अधिकारी सेना की वर्दी में खड़े होकर ये कह रहा है कि उसने गाजा से सटे जो हिस्से इजराइल के कब्जे में हैं उन्हें छुड़ाने के लिए लार्ज स्केल पर बैलिस्टिक और ड्रोन स्ट्राइक की तैयारी कर ली है। लेकिन वो आपको जबालिया रिफ्यूजी कैंप की तस्वीरें नहीं दिखाएगा, जहां इजराइल ने हमला किया है और जिस हमले में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई हैं। सोचिए, जो इजराइल रिफ्यूजी कैंप पर हमला कर रहा है वो सही है और जो फिलिस्तीन अपने लोगों की जान गंवा रहा है वो आतंकवादी है। और चंदन जैसे लोग ये पूछते हैं कि गाजा पट्टी अभी तक सलामत क्यों है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर इन चंदन जैसा कोई शख्स आपसे ऐसा सवाल करे तो आप उससे इतना ज़रूर पूछ लेना कि फिलिस्तीन पर आतंकवाद और आतंकवादी का लेबल किसने और क्यों लगाया है और अपने देश की मेजॉरिटी को अमेरिका और इजराइल के लगाए लेबल पर इतना भरोसा क्यों है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीडिया के एक और दोगलेपन की। ज़रा आप इन तस्वीरों को भी देखिए। इन तस्वीरों से आपको ऐसा लगता है कि इससे दुनिया के बच्चों का ब्रेन वॉश हो सकता है। इससे दुनिया के बच्चों में आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी पैदा हो जाएगी और वो भी हमास के आतंकवादियों की तरह बन जाएंगे। तो शायद आपका जवाब ये होगा कि क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन भारतीय मीडिया ऐसा ही कर रहा है। मलेशिया के एक ऑनलाइन गेम जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में बनाया गया है और जिसमें ये अपील की गई है कि आप भी इस ऑनलाइन गेम के ज़रिए फिलिस्तीन का समर्थन करें, तो अब भारतीय मीडिया इस गेम के बारे में ये कह रही है कि ये गेम दुनिया के मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश कर देगा। और अब वो ये कह रही है कि हमास अब लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लड़ रहा है और वो ऑनलाइन गेम्स के ज़रिए दुनिया की हमदर्दी हासिल करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच आपको एक और खबर दिखाना चाहती हूँ।
आप हमास का नाम लगातार सुन रहे होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि इजराइल और अमेरिका ने इस हमास पर आतंकवाद का लेबल लगा दिया है और अपना भारतीय मीडिया भी इस हमास को आतंकवादी ही मानता है। लेकिन जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, यूं समझ लीजिए कि ये हमास का बेटा है जिसका नाम हसन योसेफ है। ये कहाँ है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी एक स्टोरी छापी है, वो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी को गौर से सुने। दरअसल हमास का ये बेटा चाहता है कि अमेरिका इजिप्ट से ये कहो कि वो गाजा से लगने वाले बॉर्डर राफा को खोल दे ताकि गाजा पट्टी में रहने वाले लोग गाजा से पलायन कर सकें। सोचिए कितना बड़ा कायर है और खुद तो भाग ही चुका है और पता नहीं दुनिया के किस हिस्से में बैठकर ये लेक्चर दे रहा है कि गाजा पट्टी वालों को अपने घर, अपनी ज़मीन, अपना मुल्क छोड़कर इजराइल से डरकर भाग जाना चाहिए। और ये ऐसा करने की अपील भी उस मुल्क से कर रहा है जो ये मान बैठा है कि फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोग हमास का साथ दे रहे हैं और इसलिए वो आतंकवादी हैं। सोचिए फ़िलिस्तीन के लोग कितने बदनसीब हैं जिन्हें वो अपना हमदर्द मानते हैं, जिन्हें वो सत्ता में बिठाते हैं। मुसीबत के वक्त वही लोग उन्हें देश छोड़ने की सलाह दे रहे हैं ताकि इजराइल पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर सके और फ़िलिस्तीन के नामो निशान को मिटा सके। खैर, अब आपको एक ऐसी खबर बताती हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने देश में मर्डर और किडनैप जैसे क्राइम से बचने के लिए भी अब मुसलमानों और अल्लाह अकबर जैसे नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस पुलिस वाले को आप देख रहे हैं, कल इन्होंने कानपुर में एक बिजनेसमैन के बच्चे की किडनैपिंग से जुड़े एक मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कानपुर में जिस बच्चे का किडनैप हुआ और जिसका बाद में मर्डर हुआ, उसका किडनैप और मर्डर किसी मुस्लिम ने नहीं किया था, बल्कि उसके किडनैप रुचिता नाम की एक टीचर ने अपने मंगेतर प्रभात शुक्ला के साथ मिलकर किया था। और इन्होंने रैंसम मांगने के लिए जो चिट्ठी भेजी थी उसमें अल्लाह अकबर इसलिए लिखा था ताकि पुलिस इस किडनैपिंग को धर्म से जोड़ सके और इसका ध्यान किडनैपिंग पर ना जाए। तो दोस्तों बस यही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मीडिया ने इस खबर को तभी तक दिखाया जब तक पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया। आपको याद होगा कि एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश में भी आया था, जिसमें एक लड़के ने बैंक से लोन लिया और जब वो ये लोन नहीं चुका सका तो उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी जिसमें सिर तन से जुदा की बात कही ताकि पुलिस और उसके घर वाले उसकी मौत और उसकी किडनैपिंग को एक खास मजहब से जोड़ सकें। और आप चाहें तो इस खबर को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वो खबर है जो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा और इसके ना दिखाने की दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि ये केंद्र सरकार से जुड़ा मामला है और दूसरी वजह यह है कि उस राज्य में हुआ है जहां बीजेपी और उसके अलायंस की सरकार है। लेकिन सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि आरक्षण के लिए एक ही दिन में 9 लोगों की आत्महत्या की है और इस आरक्षण के लिए 25 लोग जान दे चुके हैं। यकीनन जान देना आसान नहीं होता, लिहाजा महाराष्ट्र और केंद्र दोनों सरकारों को मराठा आरक्षण के बारे में सोचना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। और सबसे आखिर में आपके लिए अंकुर भारद्वाज द्वारा बनाए इस कार्टून को दिखाना चाहती हूँ, जो अपने आप में उस खबर को दिखाता है जिसे सरकार नकार रही है। दरअसल कल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि कैसे उनके और कई पार्टियों के दूसरे नेताओं को एप्पल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और उन्होंने इस नोटिफिकेशन के बाद ये आरोप लगाए कि केंद्र में बैठी मोदी की सरकार उनकी जासूसी कर रही है और ये जासूसी इजराइल के बनाए पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए की जा रही है, जो एप्पल जैसे फ़ोन को भी हैक कर लेता है। खैर, इस मामले में केंद्र सरकार ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अंकुर साहब ये कार्टून बनाकर सारी कहानी बता दी है, जिसमें एक गरीब भारत की गोदी मीडिया से ये कह रहा है कि सरकार से कहो कि उसके फ़ोन को भी टैप कराएं ताकि सरकार को भी ये पता लग सके कि उसके देश में गरीबों की हालत क्या है। वैसे ये गरीब चाहे तो इस तस्वीर को देखकर ये भी कह सकता है कि ये उसी देश का रहने वाला है जहां ठेकेदारों के घर से इतना पैसा मिलता है। दरअसल ये खबर बेंगलोर की है,
जहां इनकम टैक्स के छापे में एक कॉन्ट्रैक्टर के घर से पूरे 42 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। सोचिए, इस कॉन्ट्रैक्टर ने रिश्वत लेकर कैसे कैसे प्रोजेक्ट पास किए होंगे और जिन प्रोजेक्ट्स को पास किया होगा उनके बनने में कैसा कैसा मटेरियल लगा होगा। और सबसे आखिर में आप मौलाना तारिक जमील का ये पैगाम सुनिए जो उन्होंने अपने बेटे के जनाजे की नमाज से पहले दिया। इस पैगाम में ये बताते हैं कि इस्लाम ही दुनिया का इकलौता ऐसा मज़हब है जो इंसानियत की बात करता है और लोगों को इंसानियत सिखलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।